हेलो मित्रों, आज की क्लास में आपको पिछले क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था प्राचीन भारत के इतिहास, उसमें से कुछ प्रश्न छूट गए थे, उसको दोबारा मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य ने। ठीक है। नंद वंश की स्थापना से सुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसमें पुराणों में महापद्म कहा गया, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा धनानंद। नंद वंश जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जिससे ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो विशाखदत्त है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य राजाओं का भी उल्लेख प्राप्त है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका वंदित अप्राप्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये आपको हो जाएंगे धनानंद। महापद्म के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। बदसाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था? तो ये लकड़ी का बना था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन जो है शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ये आपका 46वीं बीपीसी में क्वेश्चन पूछा था। कहता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा मित्रों, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन सा अभिलेख है? उस अभिलेख का नाम बता देना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि कलिंग का शिलालेख अभिलेख। ठीक है। दूसरा है अशोक का गिरनार और तीसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है यही होगा। ठीक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त
मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्द तथा सुराष्ट्र कहा गया। इसे पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो है यह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कहता है कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। सहेली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत भाषा। ठीक है, अशोक का इतिहास हम मुख्यतः इसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए हैं। ये स्थान है ये आपका पहला स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एडगुडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर क्रोष्टी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा 80। अस्सी नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर तो खरोष्टी लिपि है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नेरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों का है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? ठीक है, तो राजा के प्रति वफादारी, शांति व अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक संगीत। कहता है कि अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपा सिन्वे बहुकियाने दया दाने सचे सोचे माधेय साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक संहिता नहीं था। अतः सही विकल्प क्या होगा? ये होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा 82। कहता है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कहता है, भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, पियदसी लाजा मागधम संघम अभिवादेतुनम आहा अपवा धतम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, चक्रवर्ती, धर्मदेव या धर्मकीर्ति। तो इसमें प्रियदर्शी इसका आंसर होगा। ठीक है, 83। ठीक है, प्रियदर्शी है। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि को उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराने में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक ही अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ठीक है, तो विषय का नाम तक करता है कि आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति। 1 से अधिक इसमें हो जाएगा, दंत संचय 1 से अधिक हो जाएगा। कहता है कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन, कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था।
कहता है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा 87। कहता है कि ये आपका मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो बता देना है किसमें किया गया है। तो पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका, उसमें किया गया है। ठीक है। कहता है कि पेरिप्लस ऑफ द एथियन से किसने लिखी है। ठीक है। तो इसमें ये जो इसका जो लेखक है यह अज्ञात है। ठीक है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। कहता है कि पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। इसे भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है बता देना है तो इंडिका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्षक वंशी शासक उदय ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदय नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो ये आपका पुष्य शुंग है, मिनांडर है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वर्ण मुद्रा का। ठीक है। तो इसमें शासक आपका अभिमा कॉन्फिडेंस। ठीक है। कुषाण शासक द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक भीमा कॉन्फिडेंस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 92 कला की गंधार श्रेणी निम्न समय में फली फूली। तो कुषाणों के समय में फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा मित्रों इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। तो कनिष्क ने किया था। ठीक है। ये सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो कौनव वंश ने शासन किया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे। तो ये गिरनार से है, जूनागढ़ स्तंभ लेक से है या हाथी गुफा लेक के साथ। तो हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ उनका नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कहता है कि नगरों का जो क्रमिक पतन है ये किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो गुप्त काल की है। कहते हैं गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग या तो त्याग दिया गया या वहाँ के अवसान में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर फैनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार और सोनपुर, सोहगौड़ा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। देखो कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था।
तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। कहता है गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भीरगु कक्ष भ्रौज था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, यह कैम्बे हो गया, भ्रौज भी है, कल्याण और ताम्रलिप्ति, इसलिए इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त है, पाल है। ठीक है, राजपूत या प्रतिहार है, तो गुप्त का, तो ये गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त वंश के डिटेल्स देख लेते हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव को भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, ये हम लोग को बताना है। तो उपज का 6ठा भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त की। ठीक है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ठीक है, तो आर्यभट्ट ने बताया था इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 102 है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, सौमिला, शूद्रक, शौनक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक भी है। ठीक है, देख लेते हैं इसका डिटेल्स। कहता है कि सुश्रुत को शैल क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 AD से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्राय 600 BC से 1500 BC के करीब 1000 वर्ष बाद का, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानकटक होता हुआ कांची पहुँचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी और शास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कवि वान निवासी था पाटलिपुत्र का। कहाँ का था? पाटलिपुत्र का। वानवर्ष हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कदाम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों आपका 106। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? तो ये कहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। 671 से 672 ईस्वी में किया था। इसमें ये ऑप्शन में दिया नहीं है, देखते हैं डिटेल्स इसका। कहता है कि चीनी यात्री सिंह 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और 693 से 694 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 107।
कहता है प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। ह्वेन-त्सांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किसके साथ था? तो ये जवा और सुमत्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? ठीक है, तो ये है आपके बालपुत्र देव। कहता है सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान थे इसके विनाश का कारण। कहता है नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। कहता है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्यकला के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो चंदेल शासक थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल थे। ठीक है, कहता है कि क्वेश्चन आपका निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम वंश का नहीं हुआ है। क्वेश्चन आपका है, कहते हैं कि संगम युग में उड़ैर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखदत्त। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबदाई हैं। स्वप्न वासदाता के लेखक कौन है? तो भास है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने टावन को राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्नवासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पचरात्र, बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। कहता कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था, सब लोग जानते हैं। कीर्ता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था। उस शोध का नाम आता है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों में मौन है? तो मिलिंद पन्हो है। हरचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सब लोग जानते हैं, बाणभट्ट ने लिखा था। चोल वंश स्थापक कौन था? चोल वंश का स्थापक कौन था? तो विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मित्रों। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये हम लोग बता देना है। तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, चोल हो जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? तो गोपुरम कहा जाता है। आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका प्राचीन इतिहास समाप्त होता है मित्रों। तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में मध्यकालीन इतिहास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।